हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और मोस्टली यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज के जो क्लास है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और वहाँ मोस्टली अगर आप नहीं पढ़े होते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड लगते हैं ये। तो आज का जो आपका क्लास होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट क्लास है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए समाप्त कर दिया है और आज आपका आखिरी क्लास है और इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप देख रहे हैं कैलेंडर है, आपका कैलेंडर एवं पंचांग को पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाया है। जब जिस तरह की ज़रूरतें पड़ी उसी तरह से व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ों का विकास किया, जैसे भाषा का विकास, जैसे लिपि का विकास, जैसे पंचांग और कैलेंडर का विकास। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्या ज़रूरत थी पंचांग और कैलेंडर बनाने की, हमने क्यों बनाए ये सारी चीज़ें और ये कैसे बनाए गए, किस आधार पे ये बने हुए हैं और कौन सा कैलेंडर है जो भारत में हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है कि जो पृथ्वी है इसी का घूर्णन और परिक्रमण ही हमारे यहाँ लगभग सभी चीज़ों का निर्धारण करता है। अगर पृथ्वी जो अपनी जगह पे या अपने अक्ष पे घूमती है, इस घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं और पृथ्वी का चारों तरफ और पृथ्वी के जो परिक्रमण है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस चक्कर लगाने की वजह से आप जानते हैं ऋतुएं बदलते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है और साथ ही ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण करती हैं। तो मनुष्य ने जब देखा कि दिन होता है और फिर रात हो जाते हैं, दिन में भी आप देखते हैं सुबह, दोपहर और फिर शाम का समय आता है और फिर रात्रि हो जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ऋतुएं भी बदलती रहती हैं और इन ऋतुओं की वजह से या बदलने की वजह से आप देखते हैं हमारे यहाँ फसलों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फसल और अलग अलग तरह की वनस्पतियों का उत्पादन होता है, फल फ्रूट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं, मनुष्य ने जब देखा ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद ये फिर से वापस होती हैं, तो इसको कैसे हम बांटें, कैसे हम इसको इंडिकेट करें, कैसे जाने कि ये कौन सा महीना चल रहा है या ये किस तरह का वर्ष है, या ये हम कैसे इंडिकेट करेंगे, किसी को कैसे बताएंगे, कैसे इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा या अपने जीवन को कैसे सुलभ बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर का विकास किया गया है कि हम साल के जितने भी टाइम होते हैं उसको कैसे जानेंगे कि वो साल का कौन सा टाइम चल रहा है। तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उस समय का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग महीने के हिसाब से बांटा गया है। और ये आप जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड को इंडिकेट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम जुलाई का नाम लें तो हमें लगता है कि बारिश का मौसम होगा, और अगर हम बात करें दिसंबर का तो हमें पता होता है वो कड़ाके की ठंड का समय होता है, और अगर हम बात करते हैं मई जून की तो वो बहुत गर्मी का समय होता है। तो ऐसे टाइम में हम बहुत आसानी से किसी से भी कह सकते हैं कि मई के महीने में ऐसी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो इससे लोगों को पता चल जाता है। अन्यथा अगर आप ये मंथ नहीं होते तो आप किसी को कैसे बताते कि आप साल के किस टाइम पीरियड में क्या करने वाले हैं। तो ये जो मंथ्स होते हैं ये साल को डिवाइड करते हैं और इसके उपयोग करके हम अपने जीवन को सुलभ बनाते, आसान बनाते, अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इसी वजह से कैलेंडर और पंचांग जैसी चीज़ों को बनाया गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कैसे बने हैं कैलेंडर और कौन कौन सी चीज़ों का इस पर जो है प्रभाव है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विषुवत जो आपकी भूमध्य रेखा है, इसी से बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। आप जानते हैं भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री के है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और ये सबसे मिड में है पृथ्वी के, जो कि काल्पनिक रेखा है, जिस पर जो सूर्य की किरणें हैं ये लगभग साल भर लंबवत पड़ते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक ही हिस्सा प्रकाशमान रहता है और जो सूर्य है वो 0 से 23 डिग्री ऊपर यानी कि कर्क रेखा उत्तर में जाता है और 0 से 23 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण मकर रेखा तक जो है आने जाने का काम करता है। या पृथ्वी का इतना ही इलाका सूर्य के सामने मोस्टली पड़ता है जब सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका भूमध्य रेखा है और यही आपके सूर्य के सामने वर्ष भर रहता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तब इसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं।
ये चीज़ याद रखेंगे। और जब ये सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ती हैं तब इसे शीत अयनांत या इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये भी हमारे वर्ष को या हमारी बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पे वही लिखा है आपका भूमध्य रेखा जो कि आपका 0 डिग्री है, और अयनांत 2 होते हैं, एक आपका ग्रीष्म अयनांत होता है, एक आपका शीत अयनांत होता है। ग्रीष्म अयनांत की बात करेंगे कि जब 21 जून का टाइम होता है और जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और आपका शीत अयनांत या मकर अयनांत या मकर संक्रांति जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसको कहते हैं, यही आपका अयनांत होता है। यानी कि ऐसा आयन जहाँ पे सूर्य की किरणों का अंत हो जाए, यानी कि जहाँ जो सूर्य है वो सीधा ना पड़े, उसके बाद जो है अयनांत हो जाता है। तो ये याद रखेंगे बच्चों, ये 2 अयनांत है आपके जिनके जो है इर्द गिर्द सूर्य घूमते रहते हैं। और जो हमारा 0 डिग्री है, जब इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल लंबवत चमकता है, तो उस समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। और ये प्रक्रिया आप जानते हैं कि कब होता है, एक तो 23 सितंबर को होता है और एक आपका 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर इसको आप कहेंगे शीत अयनांत, यानी कि 23 सितंबर के बाद जो है उत्तरी गोलार्ध में ठंडक शुरू हो जाता है। उस समय भी जो सूर्य है वो इस पर सीधा चमकता है 0 पर, और 21 मार्च जब सूर्य यहाँ पे सीधा चमकता है और यहाँ पे फिर जो है गर्मी शुरू होने वाली होती है। यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ बढ़ता है और 23 सितंबर को जब 0 पे पहुँचता है, तब भी दिन रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से फिर उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है और 21 मार्च को 0 पर चमकता है, तब फिर से दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि किस डेट को या किस तारीख को दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर से हमारे यहाँ ठंडी की शुरुआत हो जाती है और 21 मार्च के बाद हमारे यहाँ गर्मी की शुरुआत हो जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये एग्जाम में बार बार आते हैं कि किस तिथि को दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे इस समय सूर्य पूरी तरह से लंबवत चमकते हैं 0 पे। हालांकि 0 डिग्री पर दिन रात वर्ष भर बराबर होते हैं, लेकिन दोनों गोलार्धों की बात करेंगे तो 23 सितंबर और 21 जो है मार्च को ऐसा होता है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप जानते हैं पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसकी वजह से ये चीज़ होता है, और ये इसी प्रक्रिया की वजह से ये अयनांत आते हैं। जब एक बार सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं और एक बार जब वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसी को अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। भूमध्य रेखा के बारे में आपने जान लिया कि ये 0 डिग्री है और यही जो है मिड में है। इसी के इर्द गिर्द जो सूर्य है उनका किरण आता जाता रहता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में और कभी दक्षिणी गोलार्ध में। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे कि कैलेंडर कितने प्रकार के हैं। तो जो कैलेंडर बनाए गए हैं वो किस आधार पर बनाए गए हैं, या तो वो सूर्य की जो है सूर्य को मानक बना के बनाए गए हैं या चंद्रमा को बनाए गए हैं मानक बना के। यानी कि वो कैलेंडर जो चंद्रमा की बदलती कलाओं के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं उन्हें चंद्र कैलेंडर कहते हैं, और वे कैलेंडर जो सूर्य की बदलती कलाओं के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं उन्हें सौर कैलेंडर कहते हैं। आप जानते हैं चंद्रमा की कलाओं का क्या मतलब है। जो चंद्रमा है ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। यानी कि जब जो चंद्रमा है वो सूर्य की तरफ बढ़ती है तब उसका जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है और रोशनी उसकी कम होती चली जाती है। इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी कि जब अंधेरा हो जाता है, रात्रि जो है वो अंधेरी होती है और जो चंद्रमा है वो छोटे आकार का दिखता है। और जब चंद्रमा की दूरी सूर्य से बढ़ने लगती है और चंद्रमा का जो आकार है वो बड़ा दिखाई देता है और रात हमारी काफी चमकीली चांदनी युक्त हो जाती है, तब इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और ये 15-15 दिनों का होता है। और इसी चंद्रमा के घटने यानी कि कृष्ण पक्ष में घटता जाता है और अमावस्या तक छोटा हो जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाता है। तो इस 15-15 का दिन का जो 2 पक्ष है इसी को मिला करके एक चंद्रमाह बनता है और इसी चंद्रमाह से 12 माह बनते हैं और इसी 12 माह से आपका चंद्र कैलेंडर बनता है। यानी कि चंद्रमा की कलाओं के आधार पर जो कैलेंडर बने वो चंद्र कैलेंडर है और जो सूर्य की कलाओं के आधार पर बनता है उसको हम सौर कैलेंडर कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कैलेंडर है, एक तो आपका चंद्र कैलेंडर है और दूसरा सौर कैलेंडर है। यानी कि यही 2 मानक हैं जिनको आधार बना करके कैलेंडर बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं चंद्र कैलेंडर के बारे में। चंद्र कैलेंडर
चंद्र कैलेंडर का निर्माण चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के आधार पर निर्मित चंद्र मासों के आधार पर किया जाता है। एक चंद्र मास की गणना पूर्णिमा से पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या तक की जाती है। इससे भी सौर वर्ष की भांति 12 माह होते हैं, यानी कि इसमें भी जैसे सौर वर्ष में 12 माह होते हैं वैसे आपके जो है चंद्र वर्ष में भी 12 माह होते हैं। और चंद्रमा का जो कला है, चाहे वो अमावस्या से अमावस्या लें तो भी 30 दिन का होता है, या पूर्णिमा से पूर्णिमा लें ये भी 30 दिन का होता है। इसी से एक मास बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, इसी के आधार पर ये बनता है। परंतु इन 12 महीनों से कुल 354 दिन ही बनते हैं, लेकिन इनका जो वर्ष बनता है 12 महीने का, इसमें आप देखेंगे जो घंटे होते हैं वो कम होते होते जो दिन होते हैं वो घट जाते हैं, और मात्र 354 दिन का ही जो चंद्र वर्ष होता है ये होता है। जहाँ सौर्य वर्ष 365 दिन का होता है और 4 घंटे का होता है, वहीं आपका जो चंद्र वर्ष है ये मात्र 354 दिन का होता है, यानी कि 11 दिन कम होते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 354 दिन के बनते हैं, फलतः यह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि सौर वर्ष से चंद्र वर्ष का जो दिन होता है वो कितना कम होता है, तो 11 दिन इसमें कम होते हैं। ये या ये बन जाए कि कितने जो है दिनों का बनता है चंद्रवर्ष, तो 354 दिन का बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। आगे है, ऋतुओं के साथ साम्यता बनाए रखने के लिए प्रत्येक 2 से 3 वर्ष पश्चात एक अतिरिक्त मास जोड़ना पड़ता है। और ये जो 11-11 दिन एक्स्ट्रा जो मतलब 11-11 दिन जो कम पड़ रहे हैं, इनको मिला करके एक अतिरिक्त माह बना दिया जाता है, और ये जो अतिरिक्त माह होता है इसी को अधिमास कहा जाता है। और आप देखेंगे कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इसको मलमास कहा जाता है, जो 3 वर्ष पे आप देखते हैं आता है, मलमास लगता है, और उस दरमियान लोग पूजा पाठ या आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों कि ये जो चंद्र वर्ष है इसमें 2 या से 3 वर्ष पश्चात एक अतिरिक्त मास जोड़ना पड़ता है। हिंदू पंचांग पद्धति में से जो अंतर्निवेश को अधिमास, यानी कि हिंदू पंचांग में इस अंतर्निवेश को हम क्या कहते हैं, अधिमास कहते हैं या मलमास कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलमास या अधिमास आप अक्सर सुनते होंगे गाँव में या अपने बड़े परिवार के मतलब अपने फैमिली के बड़े लोगों से कि मलमास चल रहा है या अधिमास चल रहा है। तो ये मलमास या अधिमास क्या है, तो यही है कि 354 दिन का जो एक वर्ष हो रहा है चंद्र वर्ष में, जो एक्स्ट्रा 11 दिन छूट जा रहे हैं उन्हीं को जोड़ करके 2 या 3 वर्ष पे जो एक अतिरिक्त मास बना दिया जाता है, इसी को मलमास या अधिमास कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर की। ग्रेगोरियन जो आपका कैलेंडर है ये क्या है, वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित ग्रेगोरियन आपका कैलेंडर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी को मान्यता दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसी का प्रचलन है। और ये सायन सौर वर्ष पर आधारित है। इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और जो है 45.25 सेकेंड होते हैं, तथा अतिरिक्त समय के समायोजन के लिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी माह में 1 दिन के अंतर्निवेश की व्यवस्था अपनाई गई है। आप देखते हैं कि हर 3 वर्ष बाद हमारा जो आता है वो 3 वर्ष 4 वर्ष बाद लीप ईयर आ जाता है। और लीप ईयर कैसे आता है, जो यही 4-4 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इन्हीं 4-4 घंटों को जोड़ करके एक अतिरिक्त दिन बना दिया जाता है। और जब लीप ईयर आता है तो आप देखते हैं फरवरी जो है वो 29 जो है दिन का बन जाता है, यानी कि जो फरवरी माह होता है इसमें 29 दिन आ जाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। इसी को यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद फरवरी माह में 1 दिन के अंतर्निवेश की व्यवस्था अपनाई जाती है, इसी से लीप ईयर की संकल्पना की गई है। ये किस में होता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि 365 दिन तो वर्ष का है ही, लेकिन ये अतिरिक्त जो 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होता है, इसको जोड़ करके लगभग 4 वर्ष बाद आपका एक अतिरिक्त दिन बन जाता है, जिसको फरवरी में जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका हिजरी कैलेंडर भी है। हिजरी कैलेंडर क्या है, हिजरी कैलेंडर या इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा के चक्र पर आधारित एक चंद्र कैलेंडर है। अगर बात करें कि हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है, तो ये चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये चंद्रमा की कलाओं पर या उसी की गतिविधियों पर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह एक क्या है, चंद्र कैलेंडर है। इसका प्रचलन खलीफा उमर ने 638 ईस्वी में किया था। और इस चंद्र कैलेंडर का जो शुरुआत है या हिजरी संवत का शुरुआत
किसने किया है? तो खलीफा उमर ने किया था। कब किया था? 638 ईस्वी में। लेकिन यह कैलेंडर पैगंबर मोहम्मद द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आने की याद में शुरू किया गया था। बात करें शुरू कब हुआ है तो 622 में शुरू हुआ है, लेकिन इसका प्रचलन विधिवत तरीके से किसने किया है? तो खलीफा उमर ने किया है, 638 से किया है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। अतः हिजरी कैलेंडर के लिए 622 ईस्वी जो है ये शून्य वर्ष है, यानी कि ये इनके लिए एक शून्य वर्ष माना जाता है कि जब कोई वर्ष नहीं है 622, और यहीं से इन्होंने अपने कैलेंडर का शुरुआत किया है, जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जो चंद्र वर्ष पर आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे संवत, शक संवत और विक्रम संवत। ये एग्जाम में आता है कि शक संवत की शुरुआत किसने किया और कब हुआ है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई और किसने किया है। तो आपको पता है कि जो आपका शक संवत है या जो आपकी विक्रम संवत है, ये आपका 57 ईसा पूर्व का है, 57 ईसा पूर्व में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इसको विक्रमादित्य नामक राजा ने शुरू किया था मालवा के क्षेत्र में। बहुत सारे विद्वान इसको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, उनसे भी जोड़ते हैं इस घटना को कि उन्होंने शुरू किया था। लेकिन ये विक्रमादित्य नामक राजा ने जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू किया था। ये चीज़ सही है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है कि 57 ईसा पूर्व में किसने शुरू किया था। तो ये विक्रमादित्य नामक राजा ने शुरू किया था। और ये कहाँ पे किया था? तो ये आपके शुरू हुआ था मालवा के क्षेत्र में। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी का है, ये याद रखेंगे बच्चों, ईसा पूर्व का है और ये ईस्वी का है। और ये आप जानते हैं कुषाण शासक ने शुरू किया है, कुषाण शासक कनिष्क, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कनिष्क ने शुरू किया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आपका जो शक संवत है ये कब से शुरू हुआ है? 78 ईस्वी से शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है या किस वंश ने शुरू किया है? कुषाण वंश के शासकों ने शुरू किया। किस शासक ने शुरू किया है? तो कनिष्क शासक ने ये जो है संवत शुरू किया था। तो ये दोनों चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। अब आप बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। आपने देखा हिजरी कैलेंडर भी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, चंद्रमास या चंद्र कैलेंडर है। तो आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत में भाषा एवं सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर आज़ादी के पश्चात विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में आप देख रहे हैं बहुत सारे मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे विविधता बहुत है सांस्कृतिक रूप से, और अलग अलग सांस्कृतिक मान्यताओं वाले लोगों को अलग अलग कैलेंडर से या कि मानते हैं वो। और हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना जो कैलेंडर है वो यूज़ करना शुरू कर दिया था, जो कि एक समस्या थी सरकार के लिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कौन सा कैलेंडर हो जो भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर हो। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया, और जिसकी वजह से जो है सरकार ने क्या किया, ऐसी स्थिति में भारत सरकार के समकक्ष यह ऊहा पोह की स्थिति थी कि किसे जो है संवत का दर्जा दिया जाए। यानी कि सरकार असमंजस में पड़ गई कि अब हम कौन से संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा दे, क्योंकि अलग अलग जो हमारे यहाँ संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग तरह की उनकी मान्यताएं हैं, और वो अपने हिसाब से संवत का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसे में सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई, और इस समस्या का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने, याद रखिएगा ये डेट याद होना चाहिए, 1952 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ये नाम याद रहे आपको, मेघनाद साहा की अध्यक्षता में संवत सुधार समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि संवत सुधार समिति का गठन कब किया गया है? 1952 में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो नाम याद रखेंगे, मेघनाद साहा की अध्यक्षता में ये बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता थी, जिसकी वजह से लोग अलग अलग संवत का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसका निर्माण किया गया। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने, ये डेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, 22 मार्च 1957 ईस्वी से शक संवत को सुधारों के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में अपना लिया। यानी कि हमने कौन से संवत को राष्ट्रीय संवत बनाया है? शक संवत को अपना राष्ट्रीय संवत बनाया है। कब से हमने एक्सेप्ट किया? 22 मार्च 1957 को ये चीज़ हमने एक्सेप्ट कर लिया है। सुधारों के साथ ही हमारा राष्ट्रीय संवत बन गया है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं। एक तो है राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और यह ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे है।
दूसरा, राष्ट्रीय कैलेंडर में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है। एग्जाम में ये आ चुका है कि राष्ट्रीय कैलेंडर में नए वर्ष का जो शुरुआत है ये कब से होता है, तो ये चैत्र मास से होता है। सामान्य वर्षों में राष्ट्रीय संवत का नव वर्ष 22 मार्च को पड़ता है और आपका जो राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय संवत के अकॉर्डिंग आपका जो नव वर्ष है ये 22 मार्च को पड़ता है। वैसे तो हम 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका जो राष्ट्रीय संवत है उसके हिसाब से जो नया वर्ष है वो किस डेट को पड़ेगा, तो ये 22 मार्च को पड़ेगा। ये चीज़ याद रखेंगे। जबकि लीप ईयर से 21 मार्च को, मतलब यानी कि अगर लीप ईयर से निकालेंगे नया वर्ष तो 21 मार्च को होगा, और अगर लीप ईयर नहीं है तो ये 22 मार्च को नए वर्ष की शुरुआत माना जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या ये क्या है, यही वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और ये वही टाइम है जब जो आपका सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बसंत ऋतु का आगमन होता है, और इसी समय क्या होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। आप जानते हैं मार्च के महीने में हमारे यहाँ बसंत ऋतु आता है, फिर पतझड़ का महीना आता है, और फिर ग्रीष्म और फिर वर्षा ऋतु आ जाता है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संवत में दिन की गणना मध्य रात्रि से अगली मध्य रात्रि तक की जाती है। यानी कि हमारे संवत में हम क्या करते हैं, दिन की गणना रात को 12 बजे से शुरू करते हैं और दूसरे दिन फिर रात को 12 बजे तक वो गणना चलती है, जो AM और PM में बांटा गया है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय संवत के हिसाब से है। राष्ट्रीय संवत में सामान्य वर्ष में चैत्र माह में 30 दिन होते हैं। लीप वर्ष की स्थिति में चैत्र माह में 31 दिन होते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है इसके हिसाब से चैत्र माह में आप देख रहे हैं कितना दिन होता है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अगर सामान्य वर्ष है तो 30 दिन होगा, लेकिन अगर लीप ईयर हो जाएगा तो चैत्र मास क्या हो जाएगा, 31 दिनों का हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चैत्र के बाद अगले 5 महीने यथा जैसे वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तथा फाल्गुन में 30-30 दिन रखे गए हैं। यानी कि जो आपका संवत है राष्ट्रीय संवत, इसके अकॉर्डिंग जो महीने होते हैं वो 30 और 31 वर्ष के, मतलब 30 और 31 जो है दिनों के होते हैं। 6 मंथ्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके 31 दिन के होते हैं, और आपके 6 मंथ्स ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। इनमें से कोई एक मंथ कभी 30 और कभी 31 का हो जाता है। ये मानक है हमारे राष्ट्रीय जो आपका बना हुआ है कैलेंडर या संवत है, इसके अकॉर्डिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ये जो आपके महीने हैं लगातार 5 महीने, इनमें जो होता है ये 30 दिनों के ये होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो याद रखेंगे हमारे राष्ट्रीय संवत के हिसाब से जो दिन होते हैं वो या 30 के होंगे या 31 के होंगे, और आपका एक ही महीना ऐसा होगा जो 30 या 31 का कभी कभी होता है। अगर लीप का होगा तो 31, अगर लीप ईयर नहीं है तो 30। तो यही यहाँ पे बच्चों चार्ट आपका बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो आपका चैत्र है यही बदलता है। इसमें अगर लीप ईयर है तो 31 होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 30 का होगा। ये आपके लगातार जो महीने हैं आप देख रहे हैं कि ये 5 महीने आपके लगातार 31 के हैं, जिसमें वैशाख हमेशा 31 का होता है, ज्येष्ठ भी हमेशा 31 का होता है, आषाढ़ भी हमेशा 31 का होता है, श्रावण भी हमेशा 31 का होता है, और भाद्रपद भी ये 31 का होता है, और अश्विनी, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन ये आपके 6 महीने ऐसे हैं जो हमेशा 30 दिनों के होते हैं। मात्र आपका चैत्र ही है जो सामान्य वर्ष में 30 और लीप ईयर में 31 का हो जाता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इनमें से कौन सा महीना है जो कभी 30 और कभी 31 का होता है। तो चैत्र है, और ये आपके महीने हैं 6 महीने जो कभी भी नहीं बदलते, हमेशा 30 के रहते हैं, और ये आपके 5 महीने हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा 31 के होते हैं। और सामने आपका दिया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो महीने हैं, आपका मार्च दिया है 22-21 मार्च, अप्रैल जो है वो 21 मार्च होता है। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेट यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा जो है किस तारीख को
किस मंथ में कौन सा तारीख पड़ेगा, ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिनांक मार्च की शुरुआत जो है किस डेट से होता है, या उस समय जब यहाँ पे जो है 31 होता है या 30 होता है तो यहाँ पे क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं, आपके पास चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप मतलब किस तरह से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। कभी कभी ये आपका क्रम दे देता है कि ये जो महीने हैं हिंदी, इनका क्रम बताइए, तो आपको हिंदी महीने भी याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में इनका क्रम बना पाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है सभी कैलेंडर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों के प्रेक्षण पर आधारित हैं। विश्व के कैलेंडरों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? एक तो है आपका सौर कैलेंडर, यानी कि जो सूर्य के गतिविधियों के अकॉर्डिंग बनता है, और दूसरा है आपका चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा की कलाओं या उसके बदलते स्वरूप के अकॉर्डिंग बनता है, हमने इस पे चर्चा कर लिया। और तीसरा है चंद्र सौर कैलेंडर, यानी कि दोनों का मिश्रित रूप, जिसमें हम चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति परिवर्तन को मानक बना के बनाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के कैलेंडर आपके विश्व में प्रचलित हैं, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरियन ने किया था, जो 13वें नंबर के थे, याद रखिएगा। पोप जो होते हैं ये भी अलग अलग नंबर पे बनते हैं, तो इन्होंने शुरू किया है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कब शुरू किया है? 1582 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा बच्चों। शुरुआत कब हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर का? तो 1582 में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है? पोप ग्रेगोरियन 13वें द्वारा यह शुरू किया गया है। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। भारत में हिंदू पंचांग का मुख्य आधार विक्रम संवत है। हमारे यहाँ जो हिंदू पंचांग है उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? विक्रम संवत है। यह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। इस्लामी कैलेंडर शुद्ध रूप से चंद्र गणना पर आधारित है। याद रखिएगा, हमने देखा भी था कि जो चंद्रमा की कलाओं पे बने हुए कैलेंडर है उनको चंद्र कैलेंडर कहते हैं। तो इस्लामी कैलेंडर शुद्ध रूप से चंद्र गणना पर आधारित है, अतः यह सौर कैलेंडर से 11 दिन छोटा होता है। इस कैलेंडर में वर्ष में 354 दिन होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं सायन या ट्रॉपिकल सौर वर्ष और निरयन या नक्षत्रीय सौर वर्ष। ये क्या चीज़ है इसको भी देख लीजिए बच्चों, काफ़ी टिपिकल वर्ड है लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये, बस आपको ये चीज़ पता हो इसलिए हमने इसको यहाँ पे उल्लेख किया है कि ये क्या है। सायन या ट्रॉपिकल सौर वर्ष क्या है? सायन वर्ष वह समय होता है जिसमें सूर्य बसंत विषुव से चलकर पुनः बसंत विषुव पर पहुंच जाता है। यानी कि अगर जो सूर्य है वो बसंत विषुव से चले, 21 मार्च आप जानते हैं उसी को बसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च से चल के फिर से जब सूर्य 21 मार्च का डेट आता है, इस दरमियान जो 1 वर्ष का टाइम पूरा करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल सौर वर्ष या सायन वर्ष कहते हैं। बहुत आसान था। सायन वर्ष वह समय होता है जिसमें सूर्य बसंत विषुव से चलकर पुनः बसंत विषुव पर पहुंच जाता है। इसका मान 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर व भारत का राष्ट्रीय शक संवत इसी पर आधारित है। यानी कि बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर तो भी इसी पर आधारित है और हमारा जो शक है ये भी इसी पर आधारित है। ये दोनों जो है सेम बातें करते हैं। अब बात करेंगे निरयन या नक्षत्रीय सौर वर्ष क्या है। निरयन सौर वर्ष वह समय होता है जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करती है। जो हमारे अंतरिक्ष में नक्षत्र है उन नक्षत्रों के सापेक्ष अगर जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का जब एक चक्कर पूरा करती है, इसी को कहते हैं नक्षत्रीय सौर वर्ष। याद रखेंगे बच्चों। आगे है इन नक्षत्रों के समूह को 12 राशियों में वर्गीकृत किया गया है। निरयन सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और आपका 9.76 सेकंड है। भारत में विक्रम संवत व शक संवत वर्ष गणना के लिए निरयन सौर वर्ष को आधार मानते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमारा जो भारत का जो विक्रम संवत है वह शक संवत वर्ष गणना के लिए इसी को आधार मानते हैं, यानी कि नक्षत्रीय सौर वर्ष को मानते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं घंटे जो है वो एक्स्ट्रा है, ये ज़्यादा है।
विक्रम संवत में महीने का हिसाब चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होता है। ये चीज याद रखेंगे, विक्रम संवत का जो महीना होता है वो चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होता है। वह वर्ष का हिसाब निरयन गणना के आधार पर होता है, यानी कि नक्षत्रीय वर्ष के आधार पर होता है। ये चीज ध्यान देंगे। एवं दोनों में तालमेल रखने के लिए प्रत्येक 2 व 3 वर्ष बाद अधिमास या अंतर निवेशन किया जाता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अधिमास किसे कहते हैं और मलमास किसे कहते हैं, ये क्यों आता है और ये क्या रीजन है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और बता देते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 57 ईसा पूर्व आपका विक्रम संवत है, 78 ईस्वी आपका जो है ये आपका शक संवत है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्वी सन से अगर आपको जो है शक संवत प्राप्त करना हो तो आप क्या करेंगे। तो आप जानते हैं, मान लीजिए ये ईस्वी सन है और ईस्वी सन से आपको पता है 57 ईसा पूर्व में आपका जो है ये विक्रम संवत शुरू हुआ है और 78 ईस्वी में आपका जो है ये शक संवत शुरू हुआ है। तो आपको अगर निकालना है ईस्वी से 57 ईसा पूर्व, यानी कि कैसे निकालेंगे आप, तो जब हम ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देते हैं तब आपका आ जाता है विक्रम संवत, और जब हम ईस्वी में से 78 वर्ष घटा देते हैं तब आपका आ जाता है जो है शक संवत। ये चीज याद रखेंगे बच्चों, ये एग्जाम में पूछता है। और इन दोनों के बीच टोटल कितना अंतर होता है, तो 135 का 135 जो है अंतर पाया जाता है वर्षों का। टोटल जब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो 135 वर्षों का अंतर पाया जाता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, 135 वर्षों का अंतर होता है। और एग्जाम में अक्सर निकालने के लिए भी आ जाता है कि ये संवत चल रहा है या शक संवत में इतना टाइम पीरियड चल रहा है, तो विक्रम संवत में जाना हो तो हमें कितना वर्ष घटाना या जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप शक संवत में है और विक्रम पूछ रहा है तो उसमें से 135 बैक करेंगे, घटाएंगे, पीछे जाएंगे। और अगर आप विक्रम संवत में हैं और शक संवत में जाना है तो 135 प्लस करेंगे तो फिर आप जो है शक संवत में पहुंच जाएंगे। क्योंकि शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष आगे है और आप देख रहे हैं जो आपका विक्रम संवत है ये आपका 57 वर्ष पीछे है, क्योंकि ये ईसा पूर्व में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको और भी आसान शब्दों में बताएंगे अगर प्रॉब्लम होती है तो। आज के लिए इतना ही बच्चों। आज का आपका क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।